नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज मैं खास जगह हूं, कृपाशंकर सिंह जी हैं हमारे साथ में। हम जो है राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है और पश्चिम बंगाल भी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से उत्तर भारतीय और मनसे को लेकर विवाद चल रहा है, खासकर मराठी भाषा को लेकर, इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। राज ठाकरे जी इस समय मराठी मुद्दे को लेकर जो है पूरी तरह से आक्रामक में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी मनसे भाषा को लेकर आवाज़ उठाती है तो निशाने पर प्रांतीय के नाम पे उत्तर भारतीय क्यों होते हैं, उनको काफ़ी टारगेट किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हम जानेंगे कृपाशंकर सिंह जी से, जो वरिष्ठ नेता हैं, अभी बीजेपी में हैं, और जब होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उस समय भी इस मामले को उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। लेकिन ये मनसे का मुद्दा जो है, मराठी मुद्दा, ये बार बार क्यों सामने आता है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। सर, स्वागत है एक बार सबसे पहले तो। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, राज जी का जो ये कोई मुद्दा नहीं है जी, और एक तो ये मनसे हो या शिवसेना, ये कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं है जी। ये सिर्फ जो चुनाव आएगा तो इसको लेंगे, इसको बड़ी गंभीरता लेना नहीं चाहिए एक। लेकिन जिन लोगों ने जिसको पीटा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको पीटा है, जिसने पीटा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक महिला उतर कहती है एक्सक्यूज मी जी, तो बोले मराठी नहीं बोला, तो मतलब बहुत गलत बात है। और ये जब चुनाव आता है तब इस मुद्दे का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन सर इस समय कोई चुनाव नहीं महाराष्ट्र में। नहीं, वो महापालिका सब जगह परेशान हो गए ना जी। सत्ता से जाने का जो तकलीफ होता है, दुख होता है ना, उसमें इतनी बौखलाहट है कि वो कुछ भी मतलब रास्ता ढूंढे। मुद्दा नहीं होंगे उनके पास, कोई मुद्दा नहीं। महाराष्ट्र के विकास मुद्दा क्यों नहीं बात करते आप? मुंबई की बेहतरी क्यों नहीं बात करते आप? मतलब एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बात करते? बात यह है कि मराठी बोलोगे नहीं, ये कोई मुद्दा है? अरे मराठी, हिंदी और संस्कृत ये दोनों सगी बहनें हैं जी। एक ही देवनागरी है, एक टाइप राइटर टाइप होती है। लेकिन अननेसेसरी ये वो क्रिएट करना और फिर इसके बाद उस पर चर्चा करना। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है जी कि इस पर कार्रवाई करें, उस पर कार्रवाई करें जिन लोगों ने जाकर के जबरदस्ती किसी को थप्पड़ मारना, किसी को ये करना। बाकी उस पर मैं नहीं चाहता कि मतलब वो कुछ कहें, हम 10 शब्द बोलें, वो 10 शब्द बोलें, मीडिया में उससे नहीं। इसको मतलब सरकार जो है हैंडल करे। लेकिन सर यहाँ पर और भी प्रांत के लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा टारगेट पर उत्तर भारतीय क्यों होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। उत्तर भारतीय संख्या में ज्यादा है, उत्तर भारतीयों का मतदान है, उत्तरवादी मतदान करेंगे भाजपा को। उनको मालूम है मुंबई में खुद का बेटा चुनाव हार गया, खुद का बेटा चुनाव हार गया जी। क्यों राजनीति करते भाई? तो ये जो महापालिका का चुनाव आने वाला है, इसके लिए अपना इस ढंग से शुरुआत करते हैं। मैं कंडेम करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है कि वो जो लोग हैं ना ऐसे ऐसे कार्यक्रम के, उनके पर कार्रवाई हो, और मुझे भरोसा है कार्रवाई होगी। सर, दूसरा विषय है महाराष्ट्र ही कि संजय राउत जो वाटा के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी सामना में लेख छापा हुआ है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व की राजनीति में बाबाओं को इस्तेमाल कर रही है। जैसे उसने धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी जिक्र किया हुआ है कि हिंदू गांव बना रहे हैं, हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो हिंदुत्व का तो हिंदुस्तान बढ़ेगा ही, लेकिन इस तरह से जो कमेंट किए जा रहे हैं, खासकर वाटा की तरफ से लेख छापा जा रहा है और एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है बाला साहब की आत्मा को इतनी गिलानी होगी जी। वो जहाँ भी होंगे हिंदू हृदय सम्राट थे जी। सामना अखबार इसीलिए निकाले थे, हिंदुओं की बात करते थे, हिंदुओं के लिए वो डट के कहते थे कारसेवक मेरे थे जी। और उनका पुत्र, उनका अखबार जो है हिंदुत्व के खिलाफ बात कर रहा है। क्यों नहीं छापते बांग्लादेश घटना? क्यों संपादकीय लिखते बांग्लादेश घटना का? क्यों नहीं मुर्शिदाबाद घटना को संपादकीय लिखते हैं? खाली बाबा बक्सर धाम या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी बात जो कह रहे हैं, लाखों लोगों से आ रहे मिलने के लिए आ रहे हैं जी। तो तुम सामना में छाप के क्या बताना चाहते भाई? देश हिंदू की बात नहीं करे, हमारा सनातन धर्म हिंदू की बात नहीं करे। और पहले क्या थे भारतीय जनता पार्टी सब साथ में थे तो हिंदुत्व करते थे, जब यहां से निकल गए भूल गए। इसलिए मैं बहुत ज्यादा, एक तो सामना अखबार
हमने कभी गंभीरता से, बहुत लोग नहीं लेते हैं जी। इनके वक्तव्य जो हैं ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं कुछ कहूँ लोग कहें। लेकिन आज भी सर देखा जाए तो संजय राउत का सुबह का जो उनका प्रवचन है और सामना में लिखा हुआ लेख आज भी मीडिया हेडलाइन बनाती है। यही तकलीफ है ना जी। मीडिया को हेडलाइन कौन सी बनाना चाहिए? मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का विकास, देश का विकास, हॉस्पिटल है। अभी जैसे मैंगो है जी, यहाँ का अल्फांसो मैंगो जो हापुस कहा जाता है, यहाँ आएगा बॉक्स में पैक रहेगा और लिखा रहेगा 50 kg नेट व्हेन पैक्ड। जी। दाम पूछेंगे, ले जाकर गाड़ी में रखेंगे, उसको 100 रुपया देंगे। लेकिन गांव में जो खेती कर रहा है आम का, अगर मार्केट में लेके बैठा हुआ है तो वो बताएगा 50 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, तो बोलेंगे 20 में देते हो क्या? अंत बार्गेनिंग करेंगे और वजन करने का टाइम थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। जब वजन कर देगा तो ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन ये बॉक्स में 50 kg नेट, इस पर क्यों नहीं लिखता मतलब मीडिया भाई? हॉस्टल दवाइयाँ नहीं है, हॉस्टल खराब है, सरकार के ध्यान उधर खींचना चाहिए। लेकिन मतलब बताया ना, कुछ लोग जो हैं ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब काम करते हैं। देखा जाए तो संजय राउत का जो बयान है, इसको आप क्या एक्चुअली क्या मानते हैं? अब जो धीरेन्द्र शास्त्री को लेके जो काफी मुझे लगता है कि संजय राउत मेरे मित्र हैं जी, और मैं सलाह तो हमारी मानेंगे नहीं, लेकिन एक दिन अगर वो आईने में जी ये सब बोलने के पहले आईने में देखें कि क्या बोल रहे हैं, उनको संजय राउत पे गुस्सा आएगा। ये नहीं बोलना चाहिए। कोई मतलब कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही नहीं। पूरी बातें उसकी अर्थहीन होती है। कुछ भी बोलता है, कब क्या बोलेगा भरोसा नहीं। और उद्धव ठाकरे जी की, उनकी पार्टी जो दुर्गत हो रही है, सबसे बड़ा कारण वही है। मैन ऑफ द मैच तो उनको हाँ, तो इसलिए वो सबका टाइम होता है जी, और टाइम पे मुझे लगता है कि सबको भगवान अकल दें। और ये देश है, राजनीति है, ये जनता है, सब जानती है। उस समय पे फैसला दिया है, अभी विधानसभा में दिया है, महापालिका में देगा, जिला परिषद में देगा। और फिर जब पता चले कुछ आगे पीछे नहीं है, तो खाली खड़े होकर उंगली बताएंगे वो पहाड़ मेरा है, वो किला मेरा है, वो साम्राज्य मेरा है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचे। सर आते हैं अभी जरा करनी सेना के ऊपर, उत्तर प्रदेश की तरफ जब चलते हैं राजनीति में। इसमें करनी सेना काफ़ी उभर के आई हुई है। जो मामला उन्होंने उठाया है, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप उसको मानते हैं? ऐसा है, किसी के बारे में कोई कुछ भी कह देता है जी, उसका नाम है रामजी लाल सुमन, राज्यसभा का सांसद है। उसको राणा सांगा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसकी पार्टी कार्रवाई करनी चाहिए थी, नहीं किया। तो करनी सेना हो या जो भी है जी, सिर्फ राजपूत समाज नहीं, ये पूरे देश के हीरो थे वो। मतलब राणा सांगा लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं है। उस वीर के बारे में, उस महापुरुष के बारे में अगर कोई ऐसा शब्द कहता है तो मुझे लगता है कि उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। जो आरोप लगा रहे हैं कि बाबर को उन्होंने इनवाइट किया, बाबर आप उससे कहने तो कुछ पता ही नहीं है जी। ऐसे आदमी को राज्यसभा में मतलब रहने का अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एक महापुरुष, एक राष्ट्रपुरुष, एक योद्धा जो देश की खातिर अपना जान देता है, उसके बारे में ऐसा वक्तव्य बोलना, और मुझे लगता है कार्रवाई होगी। इस विषय पर समाजवादी पार्टी तो यही कह रही है कि बीजेपी इसको जो है करनी सेना को आगे करके मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर आने वाले चुनाव को देखते हुए ये कर रही है। उसको चुनाव के सिवा समाजवादी को दिखता ही नहीं है। हर जगह चुनाव देखता है जी। खुद गंगा में डुबकी लगाएगा और बाहर कहेगा गंगा पानी ठीक नहीं है। खुद जाके वैक्सीन लगाएगा और कहेगा वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है। उसको सिर्फ चुनाव में मतलब चुनाव दिखाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मतलब कोई भी समाजवादी पार्टी कौन सा उद्देश्य बताइए ना। परसों पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहे हैं। अरे तुम्हारी पार्टी हो, तुम्हारा परिवार है, पार्टी है। एक कहावत है, घर में राम लक्ष्मण घर में बंदर, जब चाहो तब रामलीला कर लो। तो उनको अध्यक्ष अपने बेटे को बनाना, भाई बनाना है, बाप को हटा के बनना है।
तो समाजवादी पार्टी इस देश में, क्या बताऊं, इस देश के दुर्भाग्य है, विपक्ष और पक्ष, एक समय का विपक्ष था जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी गांधी जब लड़ाई में बांग्लादेश को अलग देश कर दिया, पाकिस्तान से अलग करके आई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब विरोधी पक्ष के नेता थे, और जैसे ही इंदिरा गांधी जी पार्लियामेंट्री होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े हुए और खड़े होकर कहा उन्होंने, दुर्गा आ रही है, खड़े होकर उसका सम्मान कर। ये विपक्ष होता है। आज का विपक्ष क्या बताऊं, कोई मतलब है? योगी जी, मैं तो कहता हूं इस देश में दो लोग अवतार लिए राजनीति में, एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे भगवान, अब बताओ, अखिलेश यादव कहता मैं भगवान किसका वंशज हूं, मथुरा नहीं जाएगा, मस्जिद की बात करेगा, किस जन्मभूमि को सपोर्ट नहीं करेगा, और कहेगा मैं तो वंशज हूं। इसलिए देश जो है, मतलब कुछ लोगों का, और इस बार वो भी नहीं पड़ जाएंगे 2027 में जी, फिर पता चलेगा क्या होता है, लोग क्या क्या है। सर, इसमें पश्चिम बंगाल के भी इसमें स्थिति काफी खराब रही। वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद जो है वहां पर क्या लगता है, ममता बनर्जी इसमें डरी हुई है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर? नहीं, ममता बनर्जी इसलिए डरी हुई है कि आने वाला समय जी, उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड कोई मुद्दा है, तुम माँ काली की ये भौजारी बताओगी, तुम देवी देवताओं की बात करोगी, और तुम इस ढंग से मतलब वक्फ बोर्ड के हम लगने नहीं देंगे, ये कौन सा डिक्टेटरशिप है? उनको मालूम नहीं कि माँ काली तब तक तो तुम्हारा सुनती हैं, लेकिन माँ काली जो पता चल जाता है कि अब ये जो है अति हो गई, तो माँ काली फिर अपने रूप में आ जाती हैं। तो इनका भी अंत है। ये जो अगला चुनाव होगा ना, ये जितने लोग बौखलाए हुए राजनीतिक पार्टी के लोग, उनका अंत सुनिश्चित है, और जिसका अंत सुनिश्चित होता है वो तड़फड़ाता है, बौखलाता है। ये सारे लोगों की बौखलाहट है, उसका नतीजा है। भगवान दया से एक देश को चाहिए कि मतलब स्थिर सरकार चाहिए, वो देश ने दिया है जी। पिछली बार थोड़ा कम ज्यादा हुआ, लेकिन लोग खड़े हो गए साथ जी, बिल्कुल। दो पार्टी खड़ी हो गई अपनी, इनके चंद्रा बाबू जी की और नीतीश की। लेकिन अगली बार जो है वो मुझे लगता है कि सबकी जमीन खिसक चुकी है उसका। लेकिन सर, वहाँ पर बड़े संख्या में हिंदू पलायन हो रहे हैं, पैनिक में है काफी, और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है, सरकार ही उनके खिलाफ हो गई ऐसा लग रहा है। तो सरकार ही तो कर रही ना जी, ये सारा कार्यक्रम सरकार प्रायोजित है। अगर पुलिस काम न करे, किसकी पुलिस है? अगर यहाँ कुछ हो जाए, अगर किसी को प्रोटेक्ट नहीं करे, किसकी पुलिस है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार को भी तो केंद्र सरकार भेजी है, कुछ बड़ा एक लिमिटेशन होता है जी। केंद्र सरकार की मतलब BSF गई है, और भी फोर्स जा रहे हैं, और कोई पलायन के लिए रोका जाएगा, उनको पलायन नहीं करने दिया जाएगा, और ये देखा जाएगा कैसे कानून अपना काम करेगा। मैं इतने कह सकता हूँ, विल टेक केयर, उनको कुछ समय लग सकता है, बट वो कार्रवाइयाँ तो करेगा, केंद्र सरकार करेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक इस मामले में काम करने के तौर तरीके बटे हुए हैं, लेकिन जब अति हो जाती तीत होना ही है। और पश्चिम बंगाल से और केंद्र सरकार तो कुछ अन्वय नहीं लग रहा है, ऐसा तो लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अरे ऐसे कोई होता है, मतलब मार रहे हो, काट रहे हो, ये सब सरकार प्रायोजित। माँ काली अपना रूप उतारेंगे वो, फिर मालूम पड़ गया ममता जी को। धन्यवाद सर। तो ये थी कृपा शंकर सिंह जी। और कुछ मैं एक चीज कहता हूँ, किसी शायर ने कहा है कि बेशक उंगली उठाओ मेरे किरदार पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे अन्य राज्यों में सरकार हो भाजपा की जी, बेशक उंगली उठाओ हमारे किरदार पर शर्त है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए। बिल्कुल बेदाग, याद सब दाग ही दाग बढ़े हुए। धन्यवाद सर, हमारे साथ अपना समय, कीमती समय देने के लिए। तो फ्रेंड्स, से कृपा शंकर सिंह जी, जो हम अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए हमारे विषय पर, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। वंदे मातरम।